आज्ञे की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है चिड़ियाघर। रमा ने तिनक कर कहा, हाँ, और तुम्हें क्या सूझेगा? कॉलेज से छुट्टी हुई, आए फैल कर पड़ रहे। न हुई छुट्टी तो शाम को सिनेमा जाकर ऊँघ लिया। पर जब मैं कह दूंगी कि मर्द तो शादी इसीलिए करते हैं कि रसोइया कहारिन को तनख्वाह न देनी पड़े, तो कहेंगे अन्याय करती हो। मैं कहती हूँ, राजे क्या रोज रोज मरते हैं? आज सोचा कि छुट्टी हुई है तो चलो कहीं घूम आए, लेकिन इन्हें क्या घूमने से, वह भी मेरे साथ। ये तो लेट के हुक्का गुड़गुड़ाएंगे। हाँ, होती कोई मेम साहब। मैंने बात खत्म करने के लिए कहा, अच्छा भाई चलो चलते हैं, लेकिन तुम कपड़े तो पहनो, मैं भी ज़रा 5 मिनट सिगार पी लूँ। सिगार के नाम से रमा फिर भड़क उठी, लेकिन मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही जोड़ दिया, वह पीली साड़ी पहनना, काले किनारे वाली। तुम तो कभी अच्छे कपड़े पहनती ही नहीं हो अब। रमा ने भीतर भीतर पिघलकर लेकिन बाहर से और कठोर बनकर कहा, तुम ला के भी तो दो कुछ। और चली गई। मैंने संतोष की एक लंबी सांस ली और आराम कुर्सी पर टांग फैलाकर लेट गया। बात यह थी कि उस दिन अपने राजा साहब के ससुर के राजा की मृत्यु के कारण कॉलेज बंद हो गया था और मैं लौट आया था। मन में आया, घर चलकर पड़े पड़े ऊँघा जाए। ऐसा मौका भी कब मिलता है। इतवार को छुट्टी होती है तो पढ़ाई के नोट रगड़ते रगड़ते नष्ट हो जाती है। लेकिन श्रीमती जी को यह कब मंजूर? उनका आग्रह हमेशा यही रहता है, चलो घूमने चलें। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, गर्मी हो, बारिश हो, उन्हें एक ही धुन रहती है, घूमने चलो। और घूमने भी कहाँ? बाग नहीं, नदी पर नहीं, शहर में नहीं, चलो चिड़ियाघर। लड़ने लगेगी तो बप्पा रावल भी सामना नहीं कर सकेंगे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बच्चों का सा। मुझे चिड़ियाघर के नाम से चिढ़ है। आज तक कभी राम की बात मानी नहीं है मैंने, सो इसीलिए। चिड़ियाघर भी कोई देखने की चीज़ है? दुर्गंध से नाक सड़ती है। आज भी मुझे उम्मीद थी वह कहेगी, चलो चिड़ियाघर देखें। उसने नहीं कहा। तभी मैंने घूमने चलना स्वीकार कर लिया, यद्यपि मुझे निश्चय नहीं था कि अब भी रास्ते में नहीं कह बैठेगी कि चलो इधर चलें और हाथ पकड़कर घसीट न ले चलेगी। मैं आराम कुर्सी में पड़ा सिगार के कश खींचने लगा। सिगार बढ़िया थे, यद्यपि अब की बार रमा खरीद कर लाई थी। इस महीने से घर का खर्च चलाने का जिम्मा उसने लिया था और शर्त थी कि मुझसे अच्छा चलाएगी और किफ़ायत से। मैं ऊँघने लगा। रमा से हारना भी कुछ मीठा मीठा सा लगने लगा। रमा ने आकर कहा, चलो चलो चलो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कहाँ चलें? चिड़ियाघर। और कहाँ? जाने कब से कह रही हूँ, कहकर रमा मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। हवा ने जब आदम को वह वर्जित फल खाने को कहा होगा, तब वह भी ऐसे मुस्कुराई होगी। और हवा के पास वह काले बॉर्डर वाली पीली साड़ी भी नहीं थी। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, चलो। बाहर बादल छाए थे, हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था। हम लोग तांगे में बैठकर चिड़ियाघर पहुँचे। रमा ने बटुआ खोलकर 4 आने की मूंगफली और चने लिए और बोली, जानवरों को खिलाएंगे। मैं मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ा। इधर नहीं बाबू, इधर। मेरे कंधे के बिल्कुल पास किसी ने कहा। मैंने घूम कर देखा। एक दड़ियल बुढ़ा खाकी कपड़े पहने खड़ा था और मुझे कह रहा था, इधर नहीं बाबू, इधर। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं गाइड हूँ, मेरे साथ आइए, मैं दिखाऊंगा। और वह आगे चल पड़ा। हम भी कुछ अनिच्छा से पीछे हो लिए। मैं चाहता था कि मेरे साथ सिर्फ रमा ही हो।
मैंने कहा, चिड़ियाघर में गाइड? आज तक तो सुना नहीं। उसने बात काट कर कहा, मैं चिड़ियाघर की एक एक बात जानता हूँ। आपको वह हाल सुनाऊंगा कि फिर कभी चिड़ियाघर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहकर उसने बड़ी तीखी दृष्टि से रमा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने मन ही मन हंसकर कहा, बुढ़ा बड़ा घाघ है। और उसने मानो मेरे विचार पढ़कर स्वर मिलाकर कहा, हाँ, समझ लीजिए कि मैं चिड़ियाघर की आत्मा हूँ। बंदर, ये आप कहते हैं? 2 कटघरों में बंदर बंद थे, 5-6 तरह के एक में, वही 5-6 के दूसरे में, कुछ नीचे रेत में, कुछ बीच में गड़ी हुई पानी की नाद के किनारे और कुछ दोनों कटघरों के बीच जंगल से सटकर बैठे थे। अधिकांश ऊपर आकाश की ओर देख रहे थे। रमा ने मूंगफली फेंकी, 2 एक ने सुस्त चाल से आकर उठाई। तब मैंने देखा कि अधिकांश बंदरों के शरीर पर खुजली हो रही है, कईयों के बाल झड़ रहे हैं और कुछ ने बदन छिल छिल कर घाव कर लिए हैं। एकाएक ग्लानि से भरकर मैंने कहा, चलो चलें। गाइड ने कहा, देख लिया आपने? अब मैं दिखाऊं? आपने पहचाना? 2 कटघरों के बंदरों में कुछ फर्क है। एक में नर है, एक में मादा। ये हिमालय के बंदर हैं। यहाँ की गर्मी में रहना इतना मुश्किल है, लेकिन ज्ञान के लिए वह कष्ट जरूरी है। आदमी के ज्ञान के लिए जानवरों का सुख क्या चीज़ है। यहाँ सबको खुजली हो गई और जो बच्चे पैदा हुए और भी रोगी हुए। रात में पड़े वे शून्य आंखों से बाहर देखा करते थे उस पीपल की छाह की ओर। उनके शरीर से निकली हुई पीप से यह जगह सड़ रही थी। एक दिन राजा साहब आए। उन्होंने चिड़ियाघर के साहब से कहा कि इन बच्चों को गोली मार देनी चाहिए, लेकिन राजा साहब को यह हिंसा नहीं जची। उन्होंने व्यवस्था की कि अब इनके बच्चे नहीं होने दिया जाए और हर साल 2 नए बंदर खरीदकर यहाँ रखे जाएं, ताकि प्रदर्शन ठीक रहे। तभी से नर और मादा अलग अलग कटघरों में रखे जाते हैं। देखिए, मैं स्थिर दृष्टि से बंदरों की ओर देख रहा था, जो बीच के जंगल के पास बैठे थे। उनकी निश्चेष्टा, मूंगफली के प्रति उनकी उपेक्षा एक बड़ी भारी और बड़ी भयंकर बात बनकर मेरे मन में समा रही थी। रमा ने मेरी कोहनी पकड़कर कहा, आगे चलो। एकाएक जी चाह उठा, रमा के उस स्पर्श को कोहनी के दबाव में बांध लूं, अलग न होने दूं और वहां से भाग जाऊं। मैंने कहा, चलो चलो, पर मुग्ध दृष्टि बंदरों से नहीं हटी, जब तक कि बुढ़े ने नहीं कहा, अभी बहुत देखना है आपको। हाथी। रमा बोली, अरे चिड़ियाघर में हाथी भी रखा है? मैंने कहा, हाँ, इधर हाथी भी एक अजीब चीज़ है ना। गाइड बीच में बात काटकर कहने लगा, यह हाथी हाथियों में भी अजीब है। इसका एक इतिहास है। यह पहले राजा साहब के निजी पीलखाने का सबसे तगड़ा हाथी था। साल में 2 बार दंगल होता था, तब राजा साहब इसे लड़ाया करते थे। बाहर भी लड़ने भेजते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ने से खोपड़ी पर जोर पड़ा और दोनों आंखें अंधी हो गईं। तब राजा साहब ने 500 रुपये में स्टेट को बेच दिया और चिड़ियाघर में रख दिया। अब इसके हिलते हुए सिर, लटके हुए दांत और झुर्रियाँ पड़े शरीर को देखकर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह कैसा यमदूत रहा होगा। लेकिन देखिए, कहकर उसने हाथी के पेट के पास लटकती हुई चमड़ी को पकड़कर कहा, यह देखिए, फुट फुट भर लटक रही है। इसमें अगर मांस और पुट्ठे होते तब? मैंने समर्थन करते हुए कहा, हाँ, वाकई है हाथी ही। अब इसे चौथाई खुराक पर रखा गया है। खर्च बहुत होता है ना। साहब ने इसे भी गोली मरवा देने की राय दी थी और राजा साहब ने पूछवाया भी था कि दांत और हड्डी बेचकर क्या आमदनी होगी। लेकिन मालूम हुआ कि कोई खास फ़ायदा नहीं होगा और यह भी कहा गया कि राजा साहब की शान के खिलाफ होगा।
लोग कहेंगे कि सारी उम्र तो बेचारे को लड़वाते रहे और बूढ़ा हो गया तो थोड़े से चारे के लोभ में गोली मरवा दी। इन दोनों बातों पर ध्यान रखकर राजा साहब ने धर्म का विचार करके यह तजवीज़ नामंजूर कर दी। रमा ने मुट्ठी भर मूंगफली बढ़ाई। हाथी शायद गंध से पहचान लिया कि खाने को कुछ दिया जा रहा है, लेकिन सूंड से टटोल कर भी नहीं पहुंच सका। तब एकाएक उसने सूंड लटका दी और वह बहती हुई कीचड़ वाली आंखें शून्य पर जमाकर रह गया, मानो कह रहा हो, भूखे तो मरना है, तब खाई तो क्या, न खाई तो क्या। मेरे मन में अपने पूर्ववर्ती प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण का चित्र घूम गया, जो बीमार हो जाने के कारण छुट्टी न पा सके थे और डिसमिस कर दिए गए थे। वह भी ऐसा ही बांका जवान था, लेकिन जब उसने मुझसे कहा था, मेरा कुछ भरोसा नहीं है बीमे की रकम वसूल करने में उसकी मदद करना, रियासत की कंपनी है, और चुप होकर मेरी ओर देख दिया था, तब मैंने रमा से कहा, तुमने क्या हाथी भी नहीं देखा, और बाँह पकड़कर आगे खींच ले चला। तोते आए, गाइड बोला, पहले इधर। मैंने कहा, दिखाने का कुछ तरीका भी है, हाथी के बाद तोते। वह बोला, मेरा तरीका आप अभी नहीं समझते, मैं किताबी कीड़ा तो हूँ नहीं, मैं आपको चिड़ियाघर के जानवर नहीं, उसकी आत्मा दिखा रहा हूँ। उस आत्मा का विकास ही आप मेरी कहानी में पाएंगे। बूढ़े में कुछ अजीब प्रभावशीलता थी। हम पीछे हो लिए। तोते ऊँग रहे थे। गाइड ने चुटकी बजाकर उन्हें जगाया। रमा बुलाने लगी, मिट्टू मियाँ, मिट्टू। तोते रमा की तरफ देखते रहे। रमा ने दाने भीतर डाल दिए, पर तोते वहीं बैठे रहे। एक ने चिड़चिड़े से स्वर में कहा, टेऊ, मानो यह जतला रहा हो कि तुम अपना काम कर चुके, अब जाओ, खा लेंगे। गाइड बोला, ये तोते अब प्रातःकाल या सायंकाल को ही बोलते हैं। जब पहले पहले ये चिड़ियाघर के लिए खरीदे गए थे, तब खूब बोलते थे, लेकिन खरीद कर भीतर रखे जाते ही वे चुप हो गए। हिलाने डुलाने, बुलाने पुचकारने और भूखे रहने तक का कोई असर नहीं हुआ। तब राजा साहब ने उस सौदागर को बुलाया जिससे तोते खरीदे गए थे और जवाब तलब किया। सौदागर ने जगह देखभाल कर निवेदन किया, हुजूर, ये तोते जंगलों के रहने वाले हैं, आकाश के डकैत हैं, इसीलिए इनका सुख दुख, गाना रोना सब आज़ादी के ही आसरे हैं। यहाँ इन्हें उसकी झलक भी नहीं मिलती। आप इनके रहने के लिए ऐसी जगह बनवाइए जहाँ सामने दीवार न हो, आगे खुला नज़ारा हो, ये सूर्योदय भी देख सके और सूर्यास्त भी। उस आज़ादी से इनका नाता न टूटे जो इनका जीवन है। राजा साहब को बात जची तो नहीं, लेकिन तोते सुंदर थे और 400 रुपये में खरीदे गए थे, इसलिए सौदागर के कहे अनुसार इमारत खड़ी कर दी गई। जब तोते उसमें रख दिए गए, तब एक दिन राजा साहब उस सौदागर को लेकर सवेरे सवेरे देखने आए। रास्ते में राजा कहते आए कि सिर्फ रहने की जगह तैयार करने में 1000 से अधिक रुपया खर्च हो गया है। खैर, उन्होंने पहुंचकर देखा, सूर्य की पहली किरण के पड़ते ही तोते सजग हो उठे हैं। आगे की ओर लटक कर गर्दन झुकाकर अपनी गोल गोल स्थिर आँखों से पूर्व की लाली को मानो व्याकुल उत्कंठा से पी रहे हैं। उससे कुछ स्फूर्ति पा रहे हैं, जिससे उसके डैने फड़फड़ा तो नहीं, लेकिन उठ उठकर काँप जरूर रहे हैं। सारा बदन काँप रहा है। एकाएक वे भरे स्वर में भरे हुए दिल से चित्कार कर उठे। कुछ मिनटों के लिए कोलाहल सा मच गया, फिर सूर्य पूरा निकल आया और तोते धीरे धीरे चुप हो गए। केवल कभी कभी कोई एक मानो भूली सी याद लेकर पुकार उठता, टी। राजा साहब खुश होकर बोले, बोलते तो हैं। सौदागर ने बाछे कुछ खिलखिलाकर कहा, राजा साहब, मेरे तोतों की एक आवाज़ 1000 रुपए की है,
तनिक चुप रहकर गाइड फिर बोला, इस हिसाब से तोते अब तक करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। मैंने कहा, तरकीब तो अच्छी रही। अच्छी? अजी साहब, गजब की रही तरकीब। आप देखें, यहाँ कहाँ कहाँ लागू नहीं होती। आप दिन भर कॉलेज में लेक्चर झाड़ते हैं, सो क्या आपका धर्म है? आपको भी दूर कहीं पर दिखता है? पेंशन, एक अपना घर, बगिया में धनिया पुदीना की अपनी खेती, वगैरह वगैरह। इसी आसरे तो। मैंने कहा, रहने दो अपना दर्शन, हमें चिड़ियाघर देखना है। उसने जरा भी अप्रतिभ हुए बगैर कहा, यह चिड़ियाघर नहीं तो और क्या है? और आप उनसे पूछ कर देखें। उसने रमा की ओर इशारा किया। ये रोटी पकाती हैं, घर संभालती हैं, शायद हारमोनियम बजाती हैं। सो सब किस लिए? इनके हृदय में भी कोई स्वप्न है या? रमा ने अनावश्यक क्रोध से भरकर कहा, चुप रहो तुम। लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ घना सा घिर आया है जिसे मैं नहीं समझता। शेर आया। रमा की फटकार का शायद उस पर कुछ असर हुआ। तभी जब हम शेर के कटघरे पर पहुँचे तब उसने धीरे से कहा, वह देखिए। और कटघरे के सीख से लगे हुए बोर्ड की ओर हमारा ध्यान गया। हमने पढ़ा, यह शेर राजा साहब ने चिड़ियाघर के लिए भेंट किया था। गुजरात के जंगलों में यह राजा साहब के पुरुषार्थ से ही पकड़ा गया था। हमने शेर को देख लिया। वह रेत में गड्ढा सा खोदकर उसमें बसी हुई नमी की शीतलता पकड़ने के लिए उससे थोड़ी सटाए हाँफ रहा था। उसकी अधखुली आंखें करुणा से हम लोगों की ओर देख रही थीं, मानो कह रही थीं, मैं भी कैद में हूँ, नहीं तो तुम लोग ही क्या चीज़। और देखकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। गाइड ने कहा, राजा साहब के पुरुषार्थ की कहानी है, शायद आपको दिलचस्पी हो। उसका स्वर ऐसा निरीह था मानो जोड़ रहा हो। स्वयं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम कहानी को ललच गए। मैंने कहा, कहो। राजा साहब के यहाँ अक्सर विदेशी शिकारी आते रहते हैं और विदेशी होने के नाते यह ज़रूरी हो जाता है कि साहब उनके ओहदे के मुताबिक 1 या 2 शेर मरवाएं। इसलिए अब शेर बहुत थोड़े हो गए हैं, लेकिन दशहरे के दिनों राजा साहब को 1 शेर मारना ज़रूरी होता है, क्योंकि परंपरा चली आई है। उसी की कच्ची खाल पर खड़े होकर राजा साहब दरबार से मुजरा लेते हैं। तो इस बार भी तैयारी हुई, मचान बंधे, शिकार पार्टी चली, लेकिन बहुत खोजने और हो हल्ला करने पर भी शेर नहीं मिला। केवल एक बुढ़े ने यह खबर दी कि जंगल में एक ताल के पास शेरनी ने बच्चे दिए हैं और उनके साथ मान में पड़ी रहती है। तब नया मचान बंधा, नए सिरे से शोर मचाया गया कि शेरनी बाहर निकले, लेकिन वह नहीं निकली। आखिर राजा साहब ने अपने 2 नौजवान शिकारियों को हुक्म दिया कि वे मान के पास जाएं और शेरनी को भड़काएं। उन्हें आत्मरक्षा के लिए बंदूकें दे दी गईं और कड़ा हुक्म दिया गया कि शेरनी पर फायर न करें, उसे राजा साहब के लिए ही आने दें। वे मांद के पास गए और कुछ दूर से उन्होंने बड़ा सा पत्थर मांद की ओर लुढ़काया। शेरनी तड़प कर बाहर निकली। तब शिकारी भागे। एक तो निकल गया, लेकिन दूसरे पर शेरनी का पंजा पड़ा और वह गिर पड़ा। बंदूक अभी उसके हाथ में थी और शायद वह गोली चला भी सकता, लेकिन राजा साहब की आज्ञा नहीं थी। राजा साहब ने 3-4 फायर किए, शेरनी मर गई। घायल शिकारी को उठा ले गए। राजा साहब ने अपने निजी डॉक्टर से उसका इलाज कराया, लेकिन वह 7वें दिन मर गया। मैंने कहा, लेकिन यह शेर, इसकी तो बात ही नहीं हुई। हाँ, शेरनी के 2 बच्चे पकड़ लिए गए। राजा साहब ने खुद मांद में घुसकर पकड़वाए। उनमें से एक शेर है जो आप देखते हैं। हम आगे बढ़ गए। अब उद्बिलाव आया। यह ठंडे देशों का जानवर है, इनसे यहाँ की गर्मी सही नहीं जाती, इसीलिए पहले इसके लिए ख़ास तौर से कुएं का ठंडा पानी लाया जाता था, लेकिन
अब वह बंद कर दिया गया। तभी देखिए वहाँ पानी के बाहर बैठकर हाँफ रहा है। शायद हवा के झोंके से बदन कुछ ठंडा हो। मैंने कहा, उसके पैर में क्या हुआ है? पैर से रक्त बह रहा है। रमा बोली, यही है ना जो हौज में से पैसे निकाल लाता है। गाइड ने कहा, हाँ, आप दोनों के प्रश्नों का एक ही उत्तर है। मैं अभी कहता हूँ। ठहरिए, पैसा मत डालिए। रमा रुक गई। गाइड कहने लगा, जब से यह यहाँ आया तभी से यह पैसा निकालने वाला खेल शुरू हो गया। ऊदबिलाव तो पानी का जानवर है, मच्छी मेढक खाता है, लेकिन यहाँ उसे छीछड़े दिए जाते थे और उन्हीं के पीछे वह पानी में भागता था। लोग पैसे फेंकते तो खाद्य समझकर वह उन पर भी झपटता, लेकिन निराश होकर वह उन्हें किनारे पर ला रखता था। सब लोग अपने पैसे उठा लेते। इसी तरह वह सध भी गया। पिछले साल गर्मियों में कुछ लोग देखने आए, तब भी यह ऐसे ही गर्मी से घबराया हुआ पड़ा था जैसा अब है। तब ठंडे पानी का इंतजाम नया नया बंद हुआ था। देखने वालों में एक लड़के ने चवन्नी फेंकी। वह कांपती हुई डूब गई। ऊदबिलाव ने इधर देखा नहीं, न अपनी जगह से हिला। लड़का रोने लगा। बाप ने पूछा, क्या है? चवन्नी की बात सुनकर उसे भी फिक्र हुई और वह अपनी छड़ी से ऊदबिलाव को उठाने लगा। थोड़ी देर तो ऊदबिलाव ने इसकी उपेक्षा की, लेकिन जब उसने देखा कि उपेक्षा से छुटकारा नहीं मिलता है, तब क्रुद्ध होकर फुफकारने और दांत दिखाने लगा। लड़के के पिता तो हताश हो रहे थे, पर चचा भी साथ में थे। वे बम्बई की एक मिल के मैनेजर थे और काम निकालना जानते थे। बोले, मैं देखता हूँ कैसे नहीं लाता। उन्होंने जेब से चाकू निकालकर छड़ी के आगे बांधा और उसे ऊदबिलाव के चुभाने लगे। ऊदबिलाव झपटा तो चाकू उसके पैर में लगा। उसने और भी क्रोधान्ध होकर वार किया। तब एक आंख में भी चाकू लगा। तब उसने पराजित होकर डुबकी लगाई और चवन्नी बाहर ला रखी। तभी से पैर का जख्म ठीक नहीं होता है। जब कभी वह पानी में जाता है तो खून की एक लकीर खिंच जाती है और आंख का जख्म तो गंदा हो गया था। उससे आंख ही नष्ट हो गई। आप जानते हैं कि गर्म देशों में जख्म कितनी जल्दी खराब होता है? मैंने कहा। आंख गई बेचारे की। किसी ने? जी हाँ, आप उसे जगाएं तो दिख जाएगी। अभी दिखती है ना? रमा ने एक कन्नी निकाली थी। वह वापस पर्स में डाल दी और चुपकी सी खड़ी रही। गाइड बोला, नहीं, आप इकन्नी की फिक्र न करें, वह ले आएगा। उज्जट आदमी भी सबक सीखकर सीधा हो जाता है, यह तो बेचारे बेबस जानवर हैं। यही वे मिल मैनेजर कहते थे। मैं जानता था कि रमा ने इकन्नी क्यों वापस रख ली, लेकिन गाइड के गलत समझने से मुझे क्रोध नहीं हुआ। रमा मुझे चिड़ियाघर घसीट कर लाई है। चखे मजा? अब कभी आने का नाम नहीं लेगी। अब आए बाघ के बच्चे। हमने बोर्ड की ओर देखकर पढ़ा, पुत्र के जन्म की खुशी में नवाब की ओर से दान। रमा ने कहा, कैसे सुंदर बच्चे हैं, खेलने को जी चाहता है। गाइड ने कहा, बच्चे कैसे इतने सुंदर होते हैं, यही एक ताज्जुब की बात है। शायद पीड़ा से जो चीज़ पैदा होती है वह सुंदर ही होती है, नहीं तो। एकाएक मेरी ओर देखकर वह रुक गया और बोला, अच्छा लीजिए, नहीं कहता। आप मालूम होता है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, तभी दर्शन से चिढ़ते हैं। खैर, मैं अपना काम करूं, कहानी ही कहूं। सुनिए, जिस रात नवाबजादे का जन्म हुआ उस रात नवाब साहब ने भारी उत्सव किया। शराब में मस्त होकर जब वे बैठने के नाकाबिल हो गए, तब भीतर महलों की ओर से चले शयनागार के बाहर एक बांदी खड़ी थी। उससे उन्होंने कुछ भद्दा मजाक किया। वह बोली कुछ नहीं, बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन उसने वह मुस्कान की अदा की जो पाने का हक नवाब के मजाक को है। नवाब साहब बिगड़ उठे और बांदी को भीतर खींच ले गए। वहाँ उससे छेड़छाड़ करने लगे। उसने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
वह गर्भवती थी और अंत में उसने अपने अजात बच्चे के नाम पर नवाब से दया मांगी। लेकिन नवाब आपे में नहीं थे। उन्होंने उसके पेट में लात मारी, बांधी, लड़खड़ा कर बैठ गई। पीड़ा और एक असह्य आशंका से उसका चेहरा स्याह पड़ गया। तब उसने फुफकार मारकर कहा, नवाब साहब याद रखिए, माँ बाघिन होती है। नवाब साहब ने अट्टहास करके कहा, नवाब क्या बाघिन से डरता है? पर बांदी को बाहर निकलवा दिया। अगले दिन जब बांदी क्षमा न मांगने पर जेल भेजी गई, तब नवाब साहब को सूझा कि गाभिन बाघिन का शिकार करना चाहिए। शिकार का प्रबंध हुआ और एक बाघिन मारी गई। गोली लगने पर जब वह छटपटाने लगी, तब इन 3 बच्चों का प्रसव हुआ। असमय पैदा होने से देखिए इनकी खाल कितनी मुलायम और सुंदर है। तभी मैं कहता हूँ कि पीड़ा सौंदर्य की माँ है। रमा ने टोक कर पूछा, और बांदी का क्या हुआ? उसका बच्चा? गाइड हंस दिया, बोला, मुझे मालूम नहीं। मालूम हो भी क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा ना, मैं इस चिड़ियाघर की आत्मा हूँ, दुनिया की आत्मा नहीं हूँ। मेरी कहानी इसी की कहानी है। अगर दुनिया भी एक चिड़ियाघर है तो उसकी कहानी के लिए आप। लेकिन मेरी सहनशीलता की इति हो चुकी थी। मैं रमा को खींचता हुआ एक ओर निकल चला। मुझे बाहर की राह मालूम नहीं थी, लेकिन एक और फाटक देखकर उधर ही मैं लपका। अब आया चिड़ियाघर का साहब। फाटक के पास मैं ठिठक गया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, बिना लिखित इजाज़त के भीतर मत आओ। मैं कहने को था, अब क्या करें, कि मैंने देखा गाइड पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैंने अपना क्रोध दबाकर पूछा, यहाँ कौन सा जानवर रहता है? वह चिड़ियाघर के साहब का बंगला है। हैं? इनकी भी कहानी कह दूं? कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चिड़ियाघर की आत्मा बोली, साहब हमारे राजा के चचेरे भाई की संतान है, एक वेश्या से। यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वह वेश्या बहुत देर तक कुंवर साहब की चहेती रही और वे उसके लड़के को कुमार की तरह पालते रहे। उसे भी अपनी माँ का पता नहीं लगा। एक बार राजकुमार कॉलेज में उसकी किसी दूसरी कुमार से लड़ाई हो गई थी और उसने उसे वेश्या पुत्र कह दिया। जब पूछने पर सच्चाई का पता चला, तब वह दुख और ग्लानि से पागल हो गया। जब पागलपन कुछ ठीक हुआ, तब उसने कॉलेज जाने से इनकार किया और यहीं रहने लगा। अब भी उसका पागलपन मिटा नहीं, लेकिन अब यह हालत हुई कि जब कोई उसका नाम लेकर या कुंवर साहब कहकर बुलाता, तब उसे दौरा हो जाता और वह हत्या करने को तैयार हो जाता। अजनबी भी यदि उसका नाम पूछ बैठते या कोई और बात करते जिससे उसका ध्यान अपने माँ बाप की ओर जाए, तब भी यही हालत होती। अन्यथा वह बहुत ठीक रहता। जानवरों में उसे विशेष दिलचस्पी थी, इसलिए राजा साहब ने उसे यहाँ नियुक्त करके इस बंगले में रख दिया और बाहर यह बोर्ड लगवा दिया कि कोई भूल कर भी उधर न चला जाए। थोड़ी देर मौन रहा, फिर गाइड ने ही कहा, मालूम होता है आप और नहीं देखना चाहते। मेरे उत्तर देने से पहले ही वह रमा की ओर देखकर बोला, मैंने पहले ही कहा था आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने फिर देखा उसकी मुस्कुराहट में एक तीखा व्यंग्य है। मैंने रमा से कहा, देख लिया, अब चलो बाहर। हम चले। रमा कुछ बोली ही नहीं। तब मेरा सारा क्रोध उसी पर फूटने चाहने लगा। मैंने व्यंग्य से पूछा, कैसी रही सैर चिड़ियाघर की? उसने मेरा गुस्सा पढ़कर मानो ज्वाला में घी छोड़ने के लिए शांत भाव से कहा, अजीब थी। अजीब कहती हो तुम? अजीब? ऐसा सड़ा, गंदा, विभत्स, डिस्गस्टिंग दिन मैंने कभी नहीं बिताया। जब कभी चिड़ियाघर आऊँ तो मेरा नाम। कैसे नहीं आओगे तुम चिड़ियाघर में? अपने बिल्कुल पास क्रोध से जलता हुआ यह गर्जन सुनकर मैं सहम गया। चिड़ियाघर की आत्मा, वह गाइड, मेरे बिल्कुल पास खड़ी मेरी ओर देख रहा था। उसके विस्फारित नेत्रों से आग बरस रही थी। बदन गुस्से में कांप रहा था। कैसे नहीं आओगे तुम चिड़ियाघर में? जाओगे कहाँ तुम? वहाँ बाहर। वहाँ एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है जिसमें तुम बंद हो। तुम
वह एकाएक इतना पास आ गया कि उसकी गर्म सांसें मेरे गाल पर पड़ने लगीं और लंबी दाढ़ी के बाल मुझे चुभ गए। मैंने एकाएक घबरा कर रमा को खींचते हुए कहा, रमा चलो, बाहर चलो। मैं कांपता हुआ जागा तो पाया कि मेरा झबरा कुत्ता टिम मेरे कंधे पर अपनी थूथनी रगड़कर मुझे जगाना चाहता है और उसके पीछे रमा वही पीली साड़ी पहने हुए प्यार भरे स्वर में कह रही है, पोस्ती जी, चलना नहीं बाहर। मैं अपने को संभालने की कोशिश करते करते बोला, चलो, लेकिन कहाँ। उसने और भी आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर जाल की तरह बिखेर कर कहा, क्यों, चिड़ियाघर नहीं ले चलोगे। मैं डूबते हुए स्वर में किसी तरह कह पाया, चलो। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।